ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इट इज चैप्टर 9 ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि एक चैप्टर आपका डिलीट हुआ है, तो आप इसे चैप्टर 9 कंसीडर करिए। ग्रेविटेशन, ये चैप्टर अगर हम इसमें देखें, वेट अ मिनट। तो ये जो वर्ड है ग्रेविटेशन, अगर हम इसे हिंदी में देखें, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं पता है आप सबको? इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, एक काइंड ऑफ फोर्स है जो कि हमें अपने आसपास नजर आता है। अब जैसे कि अगर हम पहले से समझते हैं कि इसका मतलब ही क्या है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो हिंदी का अगर हम देखें तो एक वर्ड है आकर्षण, इसके अंदर ये वर्ड छुपा हुआ है। इसका मतलब कि ये ऐसा फोर्स है जिसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेविटेशन में, जैसे कि एमसीक्यू आते हैं ना आपके को एग्जाम में, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें किस टाइप का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये, ठीक है, या फिर रिपल्सिव फोर्स होता है ये। ठीक है, तीसरा ऑप्शन लेंगे कि 1 और 2, चौथा ऑप्शन रहेगा नन। तो 1 and 2 बोथ, ठीक है, ऐसा आ सकता है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि आपका ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण, अभी इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है ये, इसको डिटेल में समझेंगे। तो ये एक फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स में लगता है, हर एक जगह एप्लीकेबल है। एक इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब कि आपका ऑलवेज लगेगा। ठीक है, ऑलवेज ये फोर्स आपको अपने आसपास दिखेगा, और ये एक कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 मार्क क्वेश्चन का है कि व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दिस। ठीक है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि क्या है, आप यहाँ पे पिक्चर में देखोगे, पहले ये वाली पिक्चर, ये हमारे यूनिवर्स की पिक्चर है। तो जो हमारा यूनिवर्स में जो चल रहा है, ये सारे फोर्स जो आपस में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, तो ये सब ग्रेविटेशन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये सारे आपस में एक दूसरे के अराउंड घूम नहीं पाते। अब ऐसे ही ये आप देख रहे हो कि कोई भी चीज है, ये आदमी खड़ा है, इसको लग रहा है कि इसको अर्थ पुल करती है। ठीक है, हम इसे अर्थ की सरफेस पे है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि इसे अर्थ पुल कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको ये जंप करेगा जब भी, तो अपना फोर्स लगा के अगर ये जंप करेगा तो इसको एक फोर्स नीचे की तरफ धकेलेगा। हर चीज हमारे आसपास जो वो नीचे की तरफ आती है। तो ये इस चैप्टर में हम ये सब देखने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा सा टॉपिक बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने क्या क्या देखना है इसमें। टॉपिक्स में हमारा पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। दूसरे में पढ़ेंगे न्यूटन्स स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में क्वेश्चन आता है। फिर रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी की वैल्यू देखेंगे, जी और जी में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मास और वेट के बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, इसको देखेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, फैक्टर्स जो कि हमारे जी को इफेक्ट करते हैं, और थ्रस्ट और प्रेशर वर्ड क्या होता है, बायंसी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, और इसका क्या एप्लीकेशन है इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इस बार के सिलेबस से कट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ाऊंगी जरूर, क्योंकि अगर कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका सिलेबस कट हो गया वो नहीं आएगा, तो आ जाता है। हायर लेवल पे कोई एग्जाम देने जा रहे हो, साइंस का कोई स्कॉलरशिप टेस्ट देने जा रहे हो, तो वहाँ आ सकता है, इसलिए मैं इसे कवर कराऊंगी। लेकिन आप जो सिर्फ एनसीईआरटी के पर्पज से पढ़ रहा है तो वो इस टॉपिक को ना करे, रिलेटिव डेंसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ सकता है वो, और एक्स्ट्रा पढ़ने में से कुछ है नहीं। अगर साइंस में इंटरेस्ट लेते हो तो थोड़ा नॉलेज ले सकते हो। अब देखो, इस पे पहले मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि क्या चीजें होती हैं ताकि आपको समझ में आए। एक मिनट, हाँ।
ओके, अभी यहाँ देखिए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर हम स्लाइड पे जाएंगे क्या है। अभी हम यहाँ पे हमने देखा कि ग्रेविटेशन, जो कि चैप्टर का नाम है, तो हमने ग्रेविटेशन जो वर्ड है, इसको पहले मैंने इसका आपको हिंदी का अनुवाद बताया कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में ही छुपा है कि ये एक ऐसा, ये एक काइंड ऑफ आकर्षण है, मतलब ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है जो लगता है हमारे आसपास। तो पहले जो हमें दिखता है, जो हमें अपने आसपास दिखता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं, ताकि तुम उसे कम रिलेट कर पाओ अपने एक्शन से, ये हमारी अर्थ है, इसमें हम इंसान हैं, इसमें पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो अब कोई भी चीज है, जैसे हमारी सरफेस की अर्थ में, ये आप खड़े हो और एक बहुत बड़ा पेड़ है। जैसे आप पता है कि न्यूटन है, उसने उसके सर पे क्या गिरा था, एप्पल गिरा था। इसाक न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, सर जी के ऊपर। तो जब न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा तो उसने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, गिर तो ये हमारे एक, इसको ऊपर डायरेक्शन में जा सकता था, कहीं और भी जा सकता था, कि हर चीज जो हमारे अर्थ पे है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ही क्यों जाती है, ठीक है। तो ये इसके उसमें आया कि ऐसा हुआ ही क्यों। इसका मतलब कि ये अर्थ है, ये हमारी जो अर्थ है, ये हर चीज को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जो भी इसके आसपास है वो हमेशा अर्थ की तरफ ही गिरता है, अर्थ की सरफेस की तरफ ही गिर रहा होता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एप्पल की बात ना करें, अगर मैं पत्तियों की बात करूं, किसी भी चीज की बात करूं, तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गिरती है ना। अगर हम स्टोन पे, अगर मैंने बहुत तेज फोर्स लगाया अपने हाथ से कि नहीं तो ऊपर जा करके, लेकिन वो भी फाइनली क्या होगा, नीचे ही गिरेगा। तो इसका मतलब हर जो ये अर्थ है, ये अट्रैक्ट कर रही है किसी न किसी चीज को अपनी तरफ। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया ग्रेविटेशन को समझने का। फिर हमने ग्रेविटेशन को समझा, ग्रेविटेशन क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है, ये सब चीजें समझने की करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे जो ग्रेविटी मतलब जर्नल पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, जो हर जगह लगेगा। ग्रेविटी जो होगा, ये भी ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन ही बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जिसकी वजह से लगता है ड्यू टू अर्थ की वजह से, जो हमारी पृथ्वी लगा रही है वो। अभी हम जनरल जो फोर्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जनरल फोर्स, ये ग्रेविटेशन वर्ड होता तो होता क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। ग्रेविटेशन जो है, हमारे आसपास कोई भी वस्तु है, इसको मैं ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट 1 को M1 से दिखा रही हूँ और ऑब्जेक्ट 2 को मैं M2 से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स है, पहला आपको ध्यान रखना है, जो आपको मैंने बहुत बार बता दी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि ये एक्ट बिटवीन, ये दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, बिटवीन टू बॉडीज। एक्चुअली साइंस में ऑब्जेक्ट को बॉडीज भी लिख देते हैं, तो या फिर मैं ऑब्जेक्ट लिख दूंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये ध्यान रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। और ये अकेले नहीं लगता, ये किसी भी आसपास आप कोई भी 2 बॉडीज है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है, कोई भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में ये फोर्स लग रहा है। अब एक्चुअल में ये फोर्स लग रहा है, जैसे कि आप जहां पर भी बैठे हो, अभी भी आप जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे हो, आपके आसपास क्या, बेड है, चेयर होगी, ठीक है, बेड होगी, चेयर होगी, तो ये सब चीजें आपके आसपास है। और फैन है, ठीक है, फैन हो गया और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, फैन कनेक्ट हो गया। और आपके पास फ्रिज होगा, टीवी होगा, ठीक है, टीवी हो गया आपका। और ऐसे करके इसमें पिक्चर्स आ रही है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, है ना, लोगों की। तो आपके आसपास ये सब चीजें है। तो इसका मतलब ये बेड जो है वो चेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, चेयर जो है फैन को अट्रैक्ट कर रही है, हर चीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। पर सब एक दूसरे को जब अट्रैक्ट कर रही है, तो ये आपस में एक दूसरे के पास क्यों नहीं जा रही, ये एक दूसरे टकरा क्यों नहीं रही, ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रही, ये टकरा क्यों नहीं रही है। तो ये सब चीजें समझेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हर चीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो जब आप अपने आसपास देख लो, जो भी आपके सामान पड़ा है, आपके स्लीपर्स पड़ी हैं, स्लीपर्स 2 पेयर ऑफ 2
आपके मतलब एक पेयर स्लीपर्स पड़ी है, तो उसका जो एक साइड का जो लेफ्ट और राइट है ना, तो ये आपने जो रखे हुए हैं, तो ये भी आपस में एक दूसरे को आपने दूर दूर रखे, लेकिन ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे क्योंकि ये है ना, तो फिर ये एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं रही? तो ये सब चीजें समझना था। अब यार ये जो फोर्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये लिविंग में लगता है, नॉन लिविंग में, ये लिविंग और लिविंग के बीच में भी लगता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी लगता है। ठीक है, मतलब तुम भी चप्पल को अट्रैक्ट कर रहे हो, समझ में आया? ज्यादा इधर हरकतें करे चप्पल उठ के आ जाएगी। लिविंग के बीच में फिर हरकतें लगता है, मजा आता है। ठीक है, लिविंग भी अट्रैक्ट करता है, लिविंग नॉन लिविंग भी अट्रैक्ट करता है, और नॉन लिविंग बट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के पास आके आवाज क्यों नहीं आ रही, हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि जो फोर्स है बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। इसलिए अब हमें फोर्स जो है, ये हमें तब दिखेगा, ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स हमें तब दिखेगा जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़े विशाल काय होंगे, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ये बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, इनके तो कितना अर्थ का मास होता है 6 × 10⁴ kg। इन ऑब्जेक्ट में आपको ये फोर्स दिखेगा। ठीक है, अब आपके आसपास आप ही खुद कितने हार्डली कितने ही हो गए, मैक्सिमम जो भारी भरकम होगा 100 150 200 किलो का न्यूटन का इंसान हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि आप लोग तो बहुत कुछ भी नहीं हो, तो इसलिए आप में हमारे जो आसपास एक दूसरे को ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एकदम 0 के आस, एक तो ये फोर्स ही बहुत कम है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही है, और आपस में एक दूसरे पे लगकर नेग्लेक्ट हो जाता है, जो कि हमें दिखता ही नहीं, हम अपनी आंखों से इस चीज को फिर देख ही नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत ही ना के बराबर होता है। अब एक बार समझते हैं फेज के बारे में, पढ़े देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन में लिखा है देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे बताया गया अगर हम किसी भी चीज को अपने मतलब रिलीज करेंगे, तो वो किसी भी हाइट पे, तो वो धरती की तरफ खींचता हुआ चले आता है। ठीक है, हमारी सरफेस की तरफ कुछ भी हमने फेंका वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेट मतलब आ जाना। ठीक है, स्पीड से बढ़ बढ़कर स्टोन जो है जब एक्सेलरेट करता है अर्थ की तरफ, जैसे हम पत्थर को ही फेंक रहे हैं, इसका मतलब सब चीज पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो मतलब पृथ्वी हर चीज को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, तो अपने इसको हम बोलते हैं जब कोई प्लैनेट अपने आप की तरफ उसके एरिया में आ गया, वो प्लैनेट की एरिया में आ गया, प्लैनेट किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो फोर्स प्लैनेट की वजह से हो रहा है। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर कोई चीज मून में अट्रैक्ट हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून हो गया, कोई चीज मार्स में अट्रैक्ट हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मार्स हो गया। तो हम तो पृथ्वी की बात करें, तो इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की बात करेंगे। क्योंकि मैंने अगर कुछ भी अपने आसपास, तुम कुछ भी ऑब्जेक्ट है, तुमने जैसे देखा ही होगा, कुछ भी चीज अपने बॉल ऊपर फेंकी तो बॉल नीचे आएगी, हर चीज नीचे ही आएगी, तो मतलब हर चीज को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए यही जो है, ये हर जो ऑब्जेक्ट है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये क्या है दूसरा, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि हर चीज, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताता है कि अभी मैं किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की बात नहीं कर रही। ठीक है, अभी तो पृथ्वी थी, अभी मैंने पृथ्वी की बात की, पृथ्वी की बात हम बात नहीं करेंगे, पृथ्वी के बियॉन्ड अभी हम बात करना चाहते हैं। तो वो ये बता रहे कि आपने अपने आसपास पृथ्वी में तो देख लिया कि आप पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और नॉट जस्ट अर्थ, बल्कि अर्थ के अलावा भी अगर हम यूनिवर्स में जाए तो हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आप यहाँ देखिए, जो यूनिवर्सल वर्ड है ना, इसमें ही लिखा है कि जो हर जगह लगता है। यूनिवर्सल वर्ड मतलब ये सब जगह वैलिड है। ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है, ये हर जगह वैलिड है। अब इसकी वैल्यू, जो फोर्स है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वैल्यू है, दैट विल डिफर, वो चेंज होती जाएगी। कैसे चेंज होगी, कितना चेंज होगी, वो हम समझेंगे, लेकिन अट्रैक्शन तो आपको हर ऑब्जेक्ट में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार से पढ़ लो इस लाइन को कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that every object in the universe attract every other object by a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them.
तो कोई भी चीज आपस में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वो जितना भारी होगी उतना ज्यादा एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो मतलब कि अगर जितना उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, मतलब जितना उसका मास बढ़ेगा, जितना वो भारी होगी, ऐसे समझ, अभी आसान लैंग्वेज में समझ लो कि जितना वो भारी होगी, ठीक है, समझाने का तरीका थोड़ा और कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंस भी है, दैट विल बी अंडरस्टैंड लेटर ऑन कि क्या मैं बोल रही हूँ। लेकिन आप ये समझो कि जितना वो भारी होगी उतना उनके बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा, और ठीक है, तो ये उसके मास पे डिपेंड करेगा। अब मैंने तुम्हें बताया था कि आपको 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं इस कॉन्सेप्ट में, कि ये जो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का फोर्स है। पहला आपको ध्यान रखना है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स है ये हमेशा किसके बीच में लगता है, बिटवीन 2 बॉडीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो फोर्स है बिटवीन 2 बॉडीज लगता है। तो जब हम 2 बॉडी की बात कर रहे हैं कि फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये दोनों बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा ये फोर्स है। चाहे हमारी कोई भी 2 बॉडी की बात कर रही हो, चाहे अपने आपके आसपास पेन होगा और आपका कॉपी पेन होगी, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, वो भी टू क्या हो गई, नॉन लिविंग बॉडीज हो गई, वो भी अट्रैक्ट कर रही है। आप हो गया और आपका मोबाइल हो गया, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एक लिविंग हो गया, इसमें एक नॉन लिविंग हो गया। तो हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन कितना अट्रैक्ट कर रही है वो डिपेंड करेगा उनके मासेस पे, उनका एक्चुअल में भार कितना है, ठीक है, कितने मैटर से बने हैं। भार इज नॉट द करेक्ट वर्ड, हम समझेंगे क्यों नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में कितने मैटर से बनी है, हम उसे लेकिन उसे ऑलमोस्ट उसको लेके समझ सकते हैं। और जितना, ठीक है, वो जितना मैटर से मिलके बने हो, जितनी वो ऑब्जेक्ट हैवी होगा, इट मीन्स कि उसका मतलब जितनी वो ऑब्जेक्ट हैवी होगा, इसका मतलब वो उतना ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना वो दूर होंगे उतना उसमें कम होगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे ये बढ़ा, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यूज होती है दोनों सेम जगह पर लिखी जाती है। अगर जैसे कि फोर्स मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, तो मैंने मास भी न्यूमरेटर में ही लिखा है, इसका मतलब फोर्स, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, समझ में आया। तो इसका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं क्या ये वर्ड लिखा है ना यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स, ये वाला देखो यहाँ पे, देखो डायरेक्टली लिखा है प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है कि अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, तो दोनों का हमने आमने सामने लिखते हैं। अब अगर उनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी तो ये आपस में एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे, और बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी सी दूरी बढ़ने पे अगर तुमने थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी तो उनके बीच में जो फोर्स है ना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, तो मतलब कि दो, मतलब इसके 1-2 बार हम इसके डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो अगर दूरी हमने बढ़ा दी तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो अगर दूरी बढ़ गई, अगर मैं दूरी को बढ़ा रही हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो एक के बढ़ने से, अगर आर बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो फोर्स कम हो रहा है, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक जब बढ़ता है तो बेचारा दूसरा कम हो जाता है, क्योंकि ये भाग में जा रहा है ना, इस वजह से इस डिवाइड में जा रहा है। इस वजह से अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करें तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, F इज इक्वल टू आएगा M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा M1 M2 बाई इस, अभी हमने इस R को R नहीं ले रहे, अभी हम D ले रहे, डिस्टेंस को D से समझ रहे हैं, तो D स्क्वायर। एक बार और समझाते हैं, देखो आपको एग्जाम में ना इसका क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तो कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को बताओ ये क्या होता है। तो अभी हम बता रहे हैं कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ओके, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने के लिए अभी हम कहेंगे कि जो हमारा फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, दैट इज क्या है, आप ऐसे शॉर्ट नोट्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जिसको जब लिखना नहीं आता लैंग्वेज में, जिस लिखना आता है वो शॉर्ट तरीके से और अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके भी लिख सकता है, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, बिटवीन, इस फोर्स को काट दो फिर, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज, ठीक है, ये फोर्स लगता है इसे समझने के लिए। तो जैसे कि हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक का मास M1 ले लिया और एक का मास M2 ले लिया, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, बॉडीज लिखो या ऑब्जेक्ट लिखो, दैट आर सेम। तो अगर उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर उनका मास जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, ये देखा
पहली चीज। इनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी तो ये हमारे इनके बीच में डिस्टेंस है, अगर हम इनका डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, इन दोनों के बीच से सेंटर, अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करें तो इनके सेंटर से ये डिस्टेंस है, तो ये दूर हो जाएंगी तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ये डिस्टेंस होता है, तो सेंटर से लिया जाता है हमेशा। तो डिस्टेंस क्या, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए इसको नीचे लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब 1 and 2 को कंबाइन करते हैं, 1 and 2 को कंबाइन किया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by d स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। अब हमें पता है कि जब मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और जो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा ना। लेकिन अब ठीक है ये तो हो रहा है, लेकिन कितना कम कितना ज्यादा कितना टाइम्स हमें नहीं पता, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो देखा तो ये था g टाइम, इसको बोला ये, ठीक है। ये g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ देखा जो F का फॉर्मूला आया, F इज इक्वल टू हमारा आया g m1 m2 बाई d स्क्वायर, और ये g है ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, तो ये हमारा g टाइम्स बढ़ रहा है, ये g कितना टाइम्स जरा सोचे, तो है 6.67 इंटू 10 की पावर कितना है बताओ, ओके एक मिनट, स्लाइड थोड़ा इधर हो गई। तो ये हमने देखा था कि ये वैल्यू हमने देखी g इज इक्वल टू m1 m2 बाई d स्क्वायर, ठीक है, g हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और g की वैल्यू क्या है हमारी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, इतनी कम, मतलब इसको देखिए ना तो इसकी 0 पॉइंट कितनी आपको जीरो लगाने पड़ेंगे, 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7, ये इतनी ये वैल्यू, मतलब आप इस फॉर्मूले में m1 डालोगे m2 डालोगे d डालोगे, फिर उसके बाद इस g से मल्टीप्लाई करोगे जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, इसलिए फुल दिखता नहीं, छोटे ऑब्जेक्ट जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा तब दिखेगा ये, तभी वैल्यू नंबर में आएगी 1 2 3 4 ऐसी नंबर पे आएगी जो कि विजिबल होगी टू आइज, ठीक है। और इस वजह से अदरवाइज 0 के ऑलमोस्ट ही है, और एक दूसरे को आपस में इतना टच हुआ है कि वो कैंसिल आउट हो जाती है ना, और नेग्लेक्ट हो जाती है, ये इतनी छोटी वैल्यू है, और ये सिग्निफिकेंट तभी होगी जब बहुत हेवनली ऑब्जेक्ट्स होंगे, बहुत लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब एक चीज आपका ना एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछना है, वैल्यू ऑफ g विद SI यूनिट, ठीक है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अब बताने के लिए मैं बता दूं कि इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड में kg स्क्वायर, ये इसकी SI यूनिट होती है। बाई चांस अगर आप भूल जाओ तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखो, F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई d स्क्वायर, ये होगा। तो अब इसकी जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है, ये ऐसा वैल्यू हो गई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके, F मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, d स्क्वायर से, और g m1 m2 मल्टीप्लाई बाय 1, किसी भी चीज से 1 मल्टीप्लाई होता है तो 1 ही रहता है, तो ये m1 m2 F d स्क्वायर, तो g को मैं अकेला छोड़ देती हूँ, और यहाँ पे F d स्क्वायर अपॉन में m1 m2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। तो अगर हम बोलेंगे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर स्क्वायर, मास की होती है केजी, 2 बार केजी मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि किसके बराबर है, जी के बराबर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में केजी स्क्वायर, इसलिए इसकी ऐसे होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो बच्चा भूल जाएगा तो वो यहाँ से डिराइव कर सकता है, अगर ये फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए, पेपर में तो 100% है। अब इसलिए इसको अगर हम डिवाइड में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और या फिर बच्चे ऐसे कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम, पावर डिवाइड में इसलिए -2 अगर मैं डिवाइड का साइन नहीं लगा रही तो ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में आएगा वैल्यू ऑफ जी विद SI यूनिट लिख दोगे, वैल्यू है इसकी 6.67 इंटू 10 की पावर -11,
ऐसा यूनिट के खाली अकेले साइंस में खाली वैल्यू नहीं लिखते, उसको ऐसे यूनिट के साथ भी साथ ही लिखा जाता है। तो ये इसकी ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी। तो ये हमने पढ़ लिया वैल्यू ऑफ जी। इसमें थोड़ा ये पावर में जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई, और ये फॉर्मूला बन गया, हमने पढ़ लिया जिसको, और ये इसकी ये हो गया। अभी ये दो फोर्स ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्ट, मतलब कि हम इसे ऐसे सीधा सेंटर से समझते हैं कि सेंटर से डिस्टेंस अगर मेजर करना, आप देखो डिस्टेंस में यहाँ से मेजर कर सकती हो, किसी मेजर कर सकते हो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो एक तरीके किससे मेजर करना है डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो हम साइंटिस्ट ने डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये अभी हमको समझना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत सारी फिनोमेना से। पहला कि जो फोर्स जो हमें फोर्स है, जो हम खड़े हैं पृथ्वी पे, वो इस फोर्स की वजह से ही खड़े हैं। अभी पृथ्वी के हम सरफेस पे आ गए, तो ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो पृथ्वी लगा रही है हम पे। ठीक है, तो हम हो गए और पृथ्वी हो गए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी हो गए, एक ऑब्जेक्ट हम हो गए, हमारे और पृथ्वी के बीच में ये लग रहा है। तो हम कभी भी पृथ्वी से दूर जाने की कोशिश करेंगे, पृथ्वी हमें अपने पास खींचे चले आएगी। इस वजह से हम पृथ्वी की सरफेस पे रह पाते हैं, अदरवाइज हम पृथ्वी की सरफेस पे चल नहीं पाते, हम यहाँ पे उड़ रहे होते। ठीक है, तो ये रीजन हो गया बेटा, एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से कुछ भी आ सकता है। फिर है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, अब ये हमारी अर्थ हो गई और ये हमारा हो गया मून। तो ये मून जो हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, देखो अब क्या हुआ कि ये ध्यान रखना, अभी से समझाएंगे क्यों, कि जो भी ये मून है, अब ये एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट दो, दोनों ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, पहली कंडीशन की दो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये जो है ना, अर्थ और मून दो ऑब्जेक्ट है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो भी हल्का होगा ऑब्जेक्ट, जो अपने भार में जिनका मास कम होगा ना, वो ही घूमेगा, वही चक्कर लगाएगा, और जिसका मास ज्यादा होगा वो चक्कर नहीं लगाएगा। तो अर्थ और मून में मून अर्थ के चक्कर लगा रही है, इसका मतलब मून जो है वो लाइट है। ठीक है, और जो अर्थ है वो हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर इनको कंपेयर किया जाए। इसलिए जो मून है, जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो चक्कर लगाएगा, जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो चक्कर लगाएगा। तो अर्थ और मून एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, लेकिन कौन किसके पास जाएगा, हल्का ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो इसलिए ये इसके पास जाने की कोशिश में इसके आसपास घूम रहा होता है, इस वजह से मोशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। दूसरा हो गया मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। अब ये हमारा सन हो गया, ये हमारा सन हो गया। अब ये सन जो है ये कर रहा है, ये बहुत है, ये हैवी होगा, ये हमारी अर्थ हैवी होगी। चक्कर कौन लगाता है, अर्थ चक्कर लगा रही है सन की, तो मतलब सन बहुत ज्यादा हैवी है, तभी तो सारे प्लेनेट इसके चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसलिए जो भी प्लैनेट अराउंड द सन लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हैवी होगा वो वहीं का वहीं रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत हिलेगा, ज्यादा कौन लाइट ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमेगा। इसलिए जितने भी प्लैनेट होते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे के आसपास घूम रहे होते हैं। टाइड्स जो होते हैं, मून और सन की वजह से टाइड्स आ रहे होते हैं। अब देखो सन और मून हमारे आसपास है, तो जो हमारा पानी होता है, अब पानी का ऑब्जेक्ट 1 हो गया, और आपका जो सन हो गया, फिर मून हो गया, चंदा मामा ले लेती हूँ, ये एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। तो अब जैसे कि अब ये है 1 ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 2, किसी को भी 1 किसी को भी 2, कुछ भी ऐसा ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब ये भी इसको अटैक कर रहा है, ये भी। अब दोनों एक दूसरे के पास जरा जाते हैं, कौन जाएगा पास, कौन जाएगा अपनी जगह से हिलेगा, जो कि हल्का होगा। तो हल्का कौन है, ये तो भाई मून तो बहुत हैवी है ना, पानी के कंपेयर से पानी तो बहुत ही हल्का है, तो इसलिए पानी क्या उछलता है, ऐसे से टाइड्स आते हैं। तो ये आएगा कि क्या आपको इसके एप्लीकेशन बताना है कि क्या क्या एप्लीकेशन है इसके, क्लियर है। तो इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, थैंक यू।